द सम। सम नंबर 17 में श्रेया कुछ एसेट्स की इंफॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई दे रही है अपनी एसेट्स की। इस पे तकरीबन 6 एसेट दी हुई, ओल्ड रेसिडेंशियल हाउस, अर्बन लैंड और एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस हो या ना हो, अर्बन लैंड है ले लेना है, रूरल लैंड नहीं आएगा, ध्यान रखना। पर्सनल गोल्ड, पर्सनल जैसा कुछ होता है नहीं, गोल्ड दिया हो, पर्सनल दिया हो, पर्सनल नहीं दिया हो, कैपिटल एसेट। डिवेंचर्स फॉर टाटा लिमिटेड लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, डिवेंचर्स है कैपिटल एसेट में आएगा। ट्रेडमार्क हो, गुडविल हो, पैटेंट हो, कॉपीराइट हो, लीज राइट हो, लीज होल्डिंग राइट हो, टेनेंसी राइट हो, कोई अधिकार की बात हो, ये सारी चीज़ें सर यहाँ पे आएगी, यानी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। और इन सब का हम इंटेंजिबल एसेट में समावेश करते हैं। चलिए, तो ये पहली 5 एसेट का हम कैलकुलेशन करेंगे। और आखिरी जो एसेट है, जैसे अभी मैंने लीजा से बात की तो उन्होंने कहा ये न्यू इन्वेस्टमेंट है, एग्जम्पशन में आएगा, आना होगा। चलिए, तो कंडीशंस फुलफिल होगी तो आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे सम कैलकुलेट करेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। तो चलिए स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए आप। स्टेटमेंट में आप 7 कॉलम्स रेडी करें, हेडिंग दे दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस श्रेया, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। कैपिटल एसेट्स जितनी हम कंसिडर यहाँ करने वाले हैं, फर्स्ट 5 वो सब के सब यहाँ अपने अच्छे से लिख देनी है। रेसिडेंशियल हाउस ओल्ड लिख सकते हैं ब्रैकेट में, अर्बन लैंड लिखना हो तो एग्रीकल्चर पर्पस भी लिख सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर हो तो भी आता है, ध्यान रखना। गोल्ड पर्सनल हो या ना हो, कैपिटल एसेट है, पर्सनल जैसा कुछ होता है नहीं, याद रखिए। पर्सनल में आपने सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, पर्सनल क्लोथ्स, ऐसा स्पष्ट लिखा गया है उसकी थियरी में, तो अगर पर्सनल क्लोथ्स दिया है तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। डिवेंचर्स लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो डजेंट मैटर, वो कैपिटल एसेट है। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आता है, उसे भी कैपिटल एसेट कंसीडर किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आएगी। जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे यू कैन नॉट स्टार्ट योर सम। नाउ लेट अस स्टार्ट द सम। और सम स्टार्ट करते करते हम मैं 3 चीज़ें पहले यहाँ दर्शा दूंगा और इसका जवाब आप लोग ही मुझे देंगे। सेल्स कंसिडरेशन आएगा लेस सेलिंग एक्सपेंसेस करके, यानी कि आपने मुझे नेट कंसिडरेशन बताना है अल्टीमेटली कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन जिन्होंने स्टेटमेंट रेडी किया है, यहाँ एटलीस्ट नेट कंसिडरेशन कैलकुलेट करके रखा है, तो वो अपना हाथ ऊपर करे, रेज योर हैंड्स, और मुझे जो लगेगा जिनसे मुझे पूछना है मैं पूछूंगा वन बाय वन। पहले एसेट की नेट कंसिडरेशन मुझे कौन बताएगा? जो बताने के लिए रेडी है अपना हाथ ऊंचा करे, रेज योर हैंड्स। ऑनलाइन हैंड रेज करने हैं आपने, अपने घर पे हाथ ऊंचा मत करिएगा, ये ऐसे नहीं, ऑनलाइन यू हैव टू रेज योर हैंड्स। ओके, अंकिता विल डिस्क्राइब व्हाट इज द नेट कंसिडरेशन। अंकिता, रोल नंबर 1334, बताइए पहली एसेट का नेट कंसिडरेशन कितना आ रहा है? 60 लाख। 60 लैक्स कैसे आया? सेलिंग एक्सपेंसिव माइनस करके। सेल्स प्राइस 61 लैक्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस मिलेगा आपको नेट कंसिडरेशन 60 लैक्स। सही जवाब है, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट के लिए जो रेडी है हाथ ऊपर करें। अगली एसेट का नेट कंसिडरेशन दर्शिता बताएगी। 1535 54 लाख 60। यस सर। हाँ जी, 54 लाख 68,000। ओके सही जवाब है। अर्बन लैंड का नेट कंसिडरेशन ले लेते हैं दोस्तों। कितनों ने सम भी कैलकुलेट करके रखा होगा, एडवांस लर्नर्स होते हैं कुछ, सो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आपने ट्राई की हो घर पे, 54 लैक्स 68,000 आएगा। चलिए नेक्स्ट के लिए रेडी जो है हैंड रेस करें, कोई नया चेहरा। 4 जन का, यानी मेरे हिसाब से 4 जन जुड़े हैं पढ़ाई में, बाकी सब साइलेंट लर्नर्स है ऐसा लग रहा है। इतना आसान सा प्रश्न का जवाब देना है, सिर्फ नेट कंसिडरेशन बताना है। 4 जन जुड़े हुए हैं जवाब देने के लिए, ओनली 4 आर द एडवांस लर्नर्स, ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी सब क्या कर रहे हैं दोस्तों? आपका पार्टिसिपेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है। सर पूछ रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, भले फिर गलत हो, डजेंट मैटर, आपने कोशिश तो की है, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए शिवानी जवाब देगी। 1668, 6 जन जुड़े,
7 जन जुड़े हैं। चलिए शिवानी जवाब देगी। 1668 13 तीसरे लाख एसेट। जी 13,85,000। 13 लाख नहीं आ रहा है मेरा, गड़बड़ है। 14 हाँ जी, हाँ जी 14 लाख 14 बोले। 85,000। जी 14 सही है, ठीक है, 85,000 सही जवाब है। चलिए अगले एसेट के लिए कौन रेडी है? चलिए भौतिक बताएंगे। 2010 भौतिक डिबेंचर का नेट कंसिडरेशन कितना था? 3,35,000। डन, सही जवाब, लॉक कर दिया जाए। 3,35,000 इज द राइट आंसर। चलिए और उसके बाद मैं मौका दूंगा, किसे मौका दूं? कोई नया चेहरा। हाँ पूर्वी, पूर्वी गुप्ता 1351। 1351 पूर्वी गुप्ता। 6,42,000. 6,42,000। ओके 6 लाख, राइट, सही जवाब है, राइट आंसर। ओके आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यूएशन करिए। 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ मैं आप लोगों को, आगे कैलकुलेशन करें तब तक। हेलो सर। हेलो सर। सर हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। રેસિડેન્શિયલ હાઉસમાં સેલિંગ પ્રાઇસ 59 લાખ આપી છે, તો 59 લાખ માઇનસ સેલિંગ એક્સપેન્સ 1 લાખ, તો 58 લાખ આવે ને, 60 લાખ કઈ રીતે આવે? सेलिंग प्राइस 59 को हाँ तो यस सुधार सर। दीजिए। 59 है तो 61 कर दीजिए, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, देख लीजिए। ओके अगर सर। 59 lakhs है तो जस्ट इम्प्रूव इट, मेक इट 61 lakhs। ओके सर। चलिए दोस्तों तो सर पलसाना के थे, इसलिए हमने उनको पलसाना भेज दिया। अभी जो आए थे ना, बहुत बढ़िया एंट्री ली थी, हुड़ हुड़ दबंग। चलिए अगला पॉइंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे चलते हैं। अगले स्टेप्स में लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेस स्पेसिफिक डिडक्शन, नंबर 1 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नंबर 2 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगा। चलिए इतना रेडी होना चाहिए। और पहली वैल्यूएशन
कौन बताएगा मुझे? रेसिडेंशियल हाउस ओल्ड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है? कौन बताएगा? किसी ने कैलकुलेट किया? जिसने कैलकुलेट किया हैंड रेस करे। एसेट नंबर 1 का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन मुझे बता रहा है? हाथ ऊपर करें। हु इज रेडी विद द आंसर? चलिए निराली, निराली 1720 रोल नंबर, निराली जवाब देगी। 23,12,000। 23,12,000 बिल्कुल सही जवाब है। मैं एंट्री ले ही लेता हूँ उसकी, आपने जो बताया, फिर हम चलते हैं उसके कैलकुलेशन पे कैसे आया। 23,12,000 इज द राइट आंसर। थैंक यू निराली, वेरी गुड। अब चलते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है, इसका वैल्यूएशन अपने आप में एक अद्भुत वैल्यूएशन है। ये सब इस समय सब कुछ कवर कर लिया गया है। रेसिडेंशियल हाउस पहली एसेट है हमारी, और आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये एसेट कब परचेज की है? इट इज परचेज 1/4/2001, बिफोर 1/4/2001 से पहले की परचेज है, 1990 की परचेज है, ठीक है। और इस एसेट से जुड़े हुए खर्चे फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिए हुए। फाइनेंशियल ईयर 1998-99 में 1,25,000 का एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया एक बार, दूसरी बार 2005-06 में खर्चा किया है मकान के पीछे। इसी मकान का फेयर मार्केट वैल्यू भी दे दिया गया है 8 लाख। अब एक बात आपको खास याद रखनी है कि अगर कोई खर्चा 1/4/2001 से पहले किया गया है मकान के पीछे, तो वो जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसकी परचेज प्राइस में ऐड हो जाते हैं ना। खास याद रखना। ऐसा क्यों? 1998-99 का ऐसे भी हमारे पास इंडेक्स नहीं, लेकिन 2005-06 का इंडेक्स है हमारे पास। इसलिए लॉजिक ये कहता है कि जो इसकी परचेज प्राइस है उसमें आप ये रकम ऐड कर सकते हैं। यानी आपकी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी मकान की? 6,25,000, और उसमें से आप इस रकम का कंपैरिजन 8 लाख से करेंगे मार्केट वैल्यू से, और जो ज़्यादा होगी वो हमारी ज़्यादा होगी, यानी 8 लाख पे आपका वैल्यूएशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरीके से यहाँ समझाया है। ओरिजिनल कॉस्ट आपका हो जाएगा 6,25,000 एडिशनल खर्चा ऐड करके परचेज प्राइस में, और मार्केट वैल्यू 8 लाख की हुई है। मैं 8 लाख पे वैल्यूएशन करूँगा, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। और जैसे कि अभी जवाब मिला मुझे, जवाब 8 लाख मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 100। ज़्यादा है सर, अगर ऐसा करेंगे तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, तो वो हमारे हित में है। एज अ टैक्स पेयर, एज एन एसएससी, इट इज इन माय बेनिफिट इफ आई कंसिडर मोर वैल्यू एज पर रूल्स, एंड और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। चलिए तो 23,12,000 की एंट्री की। चलिए, क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है पहली एसेट से जुड़ा हुआ? अगर है तो कितना है, कौन बताएगा? अगले पॉइंट के लिए रेडी हो जाइए। पूर्वी गुप्ता, आपका जवाब रेडी है? अगर जवाब रेडी है तो हैंड रेस करिएगा, नहीं है तो हैंड निकाल दीजिएगा, ठीक है। 16-17 हेमाली जवाब देगी, नया चेहरा हमारे आईपीएल का। 1,62,400। जी, एक बार फिर से रिपीट करिए। यस सर, 4,62,400। सही जवाब है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो 4,62,400 बिल्कुल सही जवाब है। कैसे आया, कहाँ से आया, कहाँ से उठा लाए इसको? तो सर, जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होंगे यही तकलीफ होगी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का वैल्यूएशन कैसे किया गया? तो सर, खर्चा किया गया मकान के पीछे आफ्टर 1/4/2001 के बाद अगर कोई खर्चा किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है, तो वो अलग से हम कैलकुलेट कर सके एज ए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मकान पे जो हमने एक्स्ट्रा खर्चा किया है, कोई रिपेयरिंग वर्क, रिनोवेशन वगैरह, तो वो हम अलग से इसका क्लेम कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। सो 5-6 की बात है, 187,200 पे वैल्यूएशन होगा, और 5-6 का इंडेक्स हमारा 117 नीचे दिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे ये वैल्यूएशन किया गया है, और इस तरीके से रकम आ रही है 462,400, जो यहाँ में एंट्री कर। चलिए फटाफट अगली एंट्री कौन बताएगा? अर्बन लैंड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? कोई नया चेहरा?
कोई नया चेहरा वेटिंग फॉर न्यू फेस? मेरे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 जन जुड़े हुए हैं वैल्यूएशन में, यानी एक्टिव मेंबर्स 8 ही है। हाँ, धार्मिक आए, वेरी गुड धार्मिक। 2003 रोल नंबर। इस तरीके से आप सर की नज़रों में आएंगे, सर आपको पहचानते भी हो जाएंगे। 2003 धार्मिक, जवाब दीजिए। दूसरी एसेट का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ रहा है? 26,01,000. वेरी गुड धार्मिक, सही जवाब है, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, अर्बन लैंड, अर्बन लैंड का वैल्यूएशन करना होगा। अर्बन लैंड में भी आपने चेक करना होगा एसेट कब की परचेज की, 1986, 1/4/2001 से पहले की परचेज है। चलिए, तो इसकी परचेज प्राइस 2 लाख दी हुई है और इसका मार्केट वैल्यू दिया गया 9 लाख। तो स्वाभाविक है हम 9 लाख पे इसका वैल्यूएशन करेंगे, जो ज़्यादा होगी उस पर हम वैल्यूएशन करते हैं एज पर बुक्स। तो मार्केट वैल्यू लेंगे इसके वैल्यूएशन में भी, 2001 का है तो 1-2 का इंडेक्स यानी 100 यूज़ करेंगे। चलिए, तो क्या कितना वैल्यूएशन आ जाएगा देख लेते हैं, जवाब अभी मिल गया हमें। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 अपॉन 100। ऊपर का इंडेक्स हमेशा वही रहेगा 289, नीचे का इंडेक्स परचेज ईयर, जिस साल में आपने खर्चा किया हो, कुछ परचेज किया हो, तो वो इंडेक्स यूज होगा। सो 26,01,000 और इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है, होगी भी नहीं, नॉर्मली मकान में ही होता है, तो दूसरे में ज़्यादातर सब में डैश ही होगा 99%। चलिए, अब तीसरे का जवाब कौन देगा? गोल्ड, उसके वैल्यूएशन पे चलते हैं, गोल्ड की वैल्यूएशन पे। चलिए, गोल्ड की वैल्यूएशन जिसने रेडी किया हाथ ऊपर करे, कोई नया चेहरा। आई एम वेटिंग फॉर द न्यू फेसेस, सबको मौका मिले, मैं ये चाहता हूँ। यस, पारस 1488, वेरी गुड पारस, आपका स्वागत है हमारी टीम में। 1488 पारस, गोल्ड का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए। 20,23,000. सुपर, सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए, तो गोल्ड का वैल्यूएशन देख लेते हैं। 2005 की परचेज है, यानी 1/4/2001 के आफ्टर की परचेज है। अगर मार्केट प्राइस सब में दी भी हो तो भी हम ध्यान में लेंगे नहीं, ठीक है। तो हम लोग परचेज प्राइस पे इसका वैल्यूएशन करेंगे और जून 2005 है, यानी 5/6 हमारा साल होगा, परचेज ईयर 117 का इंडेक्स यूज होगा। सो वैल्यूएशन इस तरीके से होगा, परचेज प्राइस पे इसका वैल्यूएशन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं। 20,23,000 आएगा। सुपर। चलिए, सो 20,23,000 की एंट्री ले लेंगे और इम्प्रूवमेंट में डैश। चलिए, अगले की एंट्री के लिए कौन रेडी है? डिबेंचर का जवाब कौन देगा? कोई नया चेहरा? डिबेंचर, डिबेंचर चौथे एसेट में हैंड रेस करिए जिनका रेडी हो। तो बहुत ही आसान है डिबेंचर वाला, तो बढ़ने चाहिए हाथ, ये तो कम हो रहे हैं। कोई नया चेहरा? 1 2 3 4 5 6 9 जन एक्टिव है अभी, जवाब देने के लिए रेडी है मीन्स। चलिए, दर्शिता आप बताइए। 1535 डिबेंचर का क्या रहेगा? 1,90,000. 1,90,000 आएगा। ये तो उसकी परचेज प्राइस है, वही ले लेनी है दर्शिता। Sorry sir, હજી બાકી છે, ટ્રાય કરું છું. दो बातें हो गई। चलिए, और कौन जवाब देना चाहता है? सीधा माइक ऑन कर सकता है। ओपन ऑफर। 1,90,000 જ આવે, જે પરચેસ પ્રાઇસ હોય ને એ જ આવે। ओके, सही जवाब है निराली। निराली है, निराली। ओके, सही जवाब है 1,90,000, क्योंकि डिबेंचर्स अगर गवर्नमेंट डिबेंचर्स हो, याद रखो, भूल मत जाओ, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में याद रखो, सरकारी हो, सरकारी गवर्नमेंट, तो आपने इंडेक्स यूज करना है, तो कोई फायदा मिलेगा। सरकारी नहीं है तो आपने जो उसकी परचेज प्राइस है वही ले लेंगे, सिंपल सा रूल है। तो यहाँ सीधा परचेज प्राइस आएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, 1,90,000 ही आएगा, डिबेंचर और बॉन्ड्स में याद रखें। चलिए, नेक्स्ट एसेट है ट्रेडमार्क, तो अपना ट्रेडमार्क दिखाएं।
अपनी ब्रांड खड़ी करें, रेडी हो वो हाथ ऊपर करें। ट्रेडमार्क में क्या होगा, क्या वैल्यूएशन होगा? चलिए हाथ ऊपर करें जो भी रेडी है। रेशमा जवाब देगी। रेशमा कहाँ है? रेशमा 1638। रेशमा 1638। रेशमा ट्रेडमार्क का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताएं। रेशमा जी, प्रेयर गर्ल। ट्रेडमार्क आपका नाम मुझे याद है क्योंकि आपने प्रेयर के लिए कोशिश की थी। कहाँ चली गई रेशमा? हाँ रेशमा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए रेशमा जी जवाब नहीं दे रही है, शायद कैलकुलेशन रेडी नहीं है, यहाँ शायद नहीं आता है। चलिए पूर्वी गुप्ता जवाब दीजिए। 1351। 5 लाख, हाँ 5,20,000। 5,20,000, ये सही है? कुछ गड़बड़ है छोटी सी, बोलने में, बोलने में गड़बड़ है। 5,20,200। हाँ 200। 200 कम हो गए थे थोड़ा आपके हिसाब में। यहाँ तो एक एक रुपया इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, ओके, आप कोशिश कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट। चलिए 3,31,200 पे इसका वैल्यूएशन होगा परचेज प्राइस पे। और अक्टूबर 2011 है, खास ध्यान रखना, अक्टूबर 11 है, यानी 11-12 का इंडेक्स यूज होगा। कुछ लोग 10-11 का इंडेक्स यूज करके आएंगे, गड़बड़ नहीं करना। 11-12 का इंडेक्स 184 के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, इंडेक्स 184 यूज होगा, तो आ जाएगा 5,20,200। चलिए तो इस तरीके से एंट्री हो जानी चाहिए। अब हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिसाइड करना है। चलिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पहले मैं बैलेंसेस लिख रहा हूँ। बैलेंसेस हम ले रहे हैं, आप भी बैलेंसेस लिख लीजिएगा, प्लस माइनस जो भी आ रहा है। फिर हम डिसाइड करेंगे कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। मैं बैलेंसेस ले रहा हूँ, डिफरेंसेस, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, एक जगह लॉस आ रहा है, बाकी सब में प्लस में आ रहा है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है। ठीक है, चलिए तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन पे चलते हैं। डिसाइड करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल हाउस, इसकी आपने परचेज डेट और सेल्स डेट ध्यान में लेनी है। 1990 से लेकर 2019 यानी 29 ईयर्स हो गए। होल्डिंग पीरियड जो इसमें होता है 24 मंथ्स का ध्यान में लेना होता है, तो ये लॉन्ग टर्म है। अर्बन लैंड सर, उसमें भी 24 मंथ्स का होल्डिंग देखते हैं, 86 और 20 यानी 34 ईयर्स हो गए, तो ये भी लॉन्ग टर्म है। पर्सनल गोल्ड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मूवेबल एसेट, तो 2005 की खरीदी है, 2020 यानी 15 साल हो गए, इसमें 36 मंथ्स यानी कि 3 साल का होल्डिंग पीरियड, तो ये भी हो गया लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स अनलिस्टेड है या लिस्टेड है वो ध्यान में लेना है। डिबेंचर्स अगर लिस्टेड है तो 12 महीने ध्यान में लेंगे, और अनलिस्टेड हो तो 24 महीने ध्यान में लेंगे। यहाँ लिस्टेड है तो हम 12 मंथ्स ध्यान में लेंगे, 2010 और 2019 यानी 9 साल हो गए, तो ये भी लॉन्ग टर्म। ट्रेडमार्क में, ट्रेडमार्क कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो, 36 महीना 36 मंथ्स ध्यान में लेना है। 2011 से 2020 यानी तकरीबन 9 से 10 साल हो गए, तो ये भी हो गया लॉन्ग टर्म। सो सब के सब लॉन्ग टर्म एसेट्स, ऑल आर लॉन्ग टर्म एसेट्स। चलिए अभी आगे आप थोड़ा एग्जाम्पशन का सोचिए और एग्जाम्पशन का वैल्यूएशन करिए।
चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे। अब एग्जाम्शन की बातें आएगी। कोई बताएगा कितने सेक्शन यूज होने वाले हैं? अपना माइक ऑन करके बता सकता है कितने सेक्शंस यूज होंगे इस पर्टिकुलर वैल्यूएशन में? 1 2 3, कितने? एग्जाम्शन में कितने सेक्शंस यूज होंगे ये बताना है अभी आपने, अगर आपको आता हो तो खाली नाम बताना है, यानी एग्जाम्शंस कौन से आएंगे वो बताना है। Under section 54 and under section 54 EC. अच्छा, 2 सेक्शन आप कह रहे हैं, यानी 54 और 54 इसी। 54B પણ આવશે। यस निराली, 54 बी भी आएगा। 3 हुए, यानी एक बंदी कह रही है 2 और दूसरी बंदी कह रही है 3। चलिए, तो 2 तो कंफर्म है ही है, एक तीसरा सेक्शन भी आ रहा है जो आपने एक्स्ट्रा अगर रीडिंग की हो तो आपको आएगा। चलिए, तो चलते हैं एग्जाम्शन पे। 54 तो कंफर्म है, तो उतना मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फिलहाल। अब 54 में होता क्या है, खून का बदला खून, मकान का बदला मकान। मकान बेच के मकान खरीदा है वो तो हमको पता ही है, खाली हमने यही मेन चीज चेक करनी है कि कब खरीदा गया है, पुराना बेचा कब और नया खरीदा कब। पुराना बेचा सर 2019 जून और नया खरीदा दिसंबर 2020। 2 साल के अंदर खरीदा है। हाँ सर, 2 साल के अंदर, 1.5 साल में खरीद लिया है तो फायदा मिलेगा। खास ध्यान रखना, परचेज प्राइस है लेकिन इसमें यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस भी दिए, यानी खर्चा भी दिया है साथ साथ में। तो आपने क्या करना होगा सर, 30 लैक्स प्लस 1,50,000 ऐड करके यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन में 31,50,000 आप यहाँ दिखाएंगे। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में ब्रोकरेज लिख दीजिएगा कि ब्रोकरेज पेड, परचेस करते वक्त ब्रोकरेज पे किया है, और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आए, सेल थोड़ी किया है। यहाँ ब्रोकरेज लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, सो यहाँ इस तरीके से एंट्री करनी होगी। 30 लैक्स प्लस 1,50,000 ब्रोकरेज ऐड कर देना है। कितनों ने 30 लैक्स लिया होगा इसके लिए मैंने स्पष्टता की आपके साथ। बाकी सब में क्या होगा सर, यही समझना है, डैश आएगा हर जगह, आपने नहीं लिख देना है रकम। हर एक में 30-30 लाख, 31,50,000 नहीं लिख देना है। जहाँ जिसकी एंट्री होगी वही होगी। 54 में सिर्फ मकान की बात होती है, मकान बेच के मकान खरीदा, फायदा नहीं। चलिए, 54 बी, बी एक आता है। बी में क्या आता है सर, जमीन बेच के अगर जमीन खरीदी हो, 54 बी समझ लेना अच्छे से। जमीन खरीदी हो और जमीन बेची हो, मीन जमीन बेच के जमीन खरीदी हो, न्यू इन्वेस्टमेंट लैंड में ही किया हो तो फायदा मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में उसकी डिटेल दी है, डिपॉजिट किया गया है 25 लाख का। ऐसा हो सकता है आप जमीन खरीद सकते हैं, अगर आप जमीन फिलहाल नहीं खरीद रहे हैं तो आप इस रकम को आप एक बैंक के अकाउंट में या स्कीम में डाल सकते हैं, जिसे कैपिटल अकाउंट भी कहा जाता है, कैपिटल स्कीम गेन स्कीम भी कहा जाता है। यानी उतनी रकम आप 100% इन्वेस्टमेंट करने वाले हो जमीन के अंदर। फिलहाल आप जमीन ढूंढ रहे हो, आपको जमीन मिलेगी तो आप डालोगे, तो जरूरी नहीं कि जमीन बेच के आप तुरंत जमीन खरीदो। 2 साल का समय हमारे पास होता है नई जमीन खरीदने, एज पर रूल्स 54 बी का फायदा लेने के लिए 2 साल में आपने नई जमीन खरीदनी चाहिए। लेकिन अभी आपको जमीन नहीं मिल रही है, मौके की जमीन, तो आप वेट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो तब तक क्या सर, तो वो उसकी जो रकम है आप एक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दीजिए, जिसका ये मतलब होगा कि आप इस रकम को उसी के लिए यूज करने वाले हैं, ऐसा माना जाता है। तो 25 लैक्स का डिपॉजिट किया गया एग्रीकल्चर लैंड के लिए, तो डिपॉजिट भी अगर किया गया है तो फायदा मिलता है, याद रखिए। तो जमीन बेच के जमीन में डिपॉजिट किया गया है स्कीम के अंदर तो फायदा मिलेगा, तो जमीन में ही इसकी एंट्री आएगी, बाकी सब में कुछ नहीं। 25 लाख का डिपॉजिट किया गया है तो 25 लाख का फायदा लेंगे। और बाकी सब में डैश। इसके बाद आएगा 54 EC। 54 EC में क्या दिया गया है सर, एडजस्टमेंट नंबर 3।
फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ ट्रेडमार्क बेच के यूं कह रहे हैं कि भाई श्रेया ने यहाँ सुधार देना, मैंने रकम सुधारी हुई है, आप में चेंज करना। उसमें कुछ 2 लाख 2.5 लाख दिए होंगे, चेंज द अमाउंट, एरर है, टाइपिंग एरर है। हाँ, श्रेया इन्वेस्टेड ₹20,000 इन 5 years bonds of NHAI, 50,000 in 5 years bonds of RECL, 50,000 5 years bonds of L&T लिमिटेड। पहले दो में रकम चेंज है, ध्यान रखना। तो 20,000 है पहले में NHAI में और RECL में 50,000। अभी हमको पता है सर कि ट्रेड मार्क बेच के बोला गया है, ट्रेड मार्क बेचने के में से जो पैसे मिले उसमें से बॉन्ड्स खरीदे, ऐसा स्पष्ट बोला है। तो 54 EC का बेनिफिट हम ट्रेड मार्क में ही लेंगे। कौन कौन सा आएगा सर? NHAI है स्पेसिफाइड बॉन्ड, हाँ सर। RECL भी है स्पेसिफाइड बॉन्ड, हाँ सर। लेकिन L&T नहीं है। हमने जो रूल्स पढ़े हैं इसमें सिर्फ 2 ही है, NHAI RECL, तीसरा कोई है नहीं। तो हम सिर्फ 20 + 50 का बेनिफिट लेंगे। क्या 6 महीने में इन्वेस्टमेंट हो गया? देख लेते हैं। ट्रेडमार्क कब बेचा है? 12/12/2020। 54 EC में 6 महीने देखते हैं। क्या 6 महीने में बॉन्ड्स खरीद लिए? हाँ सर, 4 साढ़े 4 महीने में खरीद लिए, 1/4/2020। तो 20 + 7 50 70,000 का मैं बेनिफिट मिलता। अगली एंट्री लेते हैं एग्जम्पशन की, अंडर सेक्शन 54 EC, और मैं ट्रेडमार्क में जाऊंगा, बाकी सब में डैश। मैं ट्रेडमार्क में 70,000 की एंट्री लूंगा, 20 + 50, बाकी सब में डैश। चलिए अब हम चलेंगे फाइनल टोटल पे। मैक्सिमम 3 एग्जाम्पशंस आप देख सकते हैं कि सब में 2 से भी ज़्यादा एग्जाम्पशन, 1 से ज़्यादा एग्जाम्पशन भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 3 दिख रहे हैं हमको इस समय। अब हम फाइनल टोटल्स पे चलते हैं, मैं सीधा टोटल ले लूंगा। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले केस में आएगा सर, जो गेन है उसमें से ये एग्जाम्पशन माइनस करेंगे तो 75,600 आएगा। दूसरे में भी 367,000 आएगा। डिबेंचर बेच के डिबेंचर खरीदते हो तो इसका कोई सेक्शन नहीं है, जैसा एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला गया। शेयर्स बेच के शेयर्स खरीदते हैं तो इसका भी कोई एग्जाम्पशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपने 4 सेक्शन ही अभी बाय हार्ट करने हैं, 54, 54B, 54 EC, 54 F। फिलहाल यही आपके काम के हैं, इसी में से सम्स पूछे जाते हैं। सो ये आपका फाइनल टोटल है 367, माइनस ये जैसा था वैसा ही रहेगा, और डिबेंचर भी वैसा ही रहेगा। यहाँ चेंज होगा 51,800। फाइनल टोटल कैसे होगा? पॉजिटिव को प्लस करें, नेगेटिव को डिडक्ट करें, आपका जवाब तैयार 1,01,400 आना चाहिए।